दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों संस्कृत का रामबाण क्विज सीटेट, सुपर टेट और टेट की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं संस्कृत की इस प्रश्न श्रृंखला को। दोस्तों स्टडी 91 में महाबचत ऑफर के तहत यूजीसी नेट मात्र और मात्र 999 रुपये में, वीडियो मॉक टेस्ट 249 रुपये में, पेट मॉक टेस्ट 249 रुपये में, हिंदी का इंडिविजुअल क्लास 999 रुपये में और पेट हिंदी मात्र और मात्र 149 रुपये में आप बैच को ले सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत होती है बैच को लेने में तो आप इस नंबरों पर संपर्क करके आप समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं और बैच को ले सकते हैं। पेट के लिए दोस्तों संपूर्ण अध्ययन सामग्री एवं प्रैक्टिस सेट उसके साथ दोस्तों फ्री में दिया जा रहा है मात्र 350 रुपये में, और आप इस नंबर पर संपर्क करके आप इस पुस्तक को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ सूचनाएं। आइए दोस्तों, और यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट कंप्लीट कोर्स मात्र दोस्तों 999 रुपये में आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और पहला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न श्रृंखला का पहला प्रश्न, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। हन धातु का अर्थ होता है दोस्तों मारना। विकल्प है हंति, घ्नन्ति, हंसी, हन्मी। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 1 का विकल्प ए, बी, सी, डी कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। तब तक हम लोग दोस्तों हन धातु से संबंधित कुछ तथ्यों की जानकारी ले लेते हैं। हन धातु का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो हन धातु का अर्थ होता है मारना। हन धातु का अर्थ क्या होता है, तो हन धातु का अर्थ होता है, हन का अर्थ होता है हनना या मारना, हन्ना या मारना। और दोस्तों इसका जब हम लट लकार में इसका रूप चलाते हैं, किसमें, लट लकार में, लट लकार में, जिसे वर्तमान काल कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो वर्तमान काल कहा जाता है। और यह वर्तमान काल लट लकार के लिए सूत्र देखें दोस्तों तो वर्तमानी लट, वर्तमानी लट अर्थात वर्तमान काल में लट, वर्तमानी लट, ये हुआ दोस्तों लट लकार का सूत्र। लट लकार का सूत्र क्या, वर्तमानी लट अर्थात वर्तमान में, वर्तमान समय में, वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। लट लकार का प्रयोग कब किया जाता है, वर्तमाने, वर्तमान समय में, वर्तमान काले, वर्तमान समय में, वर्तमान काल में। दोस्तों इस लट लकार को जब हम पुरुष में डिवाइड करते हैं लट लकार को, तो ये बनता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष। दोस्तों ये पुरुष भी 3 वचनों में डिवाइड हो जाता है, एक वचन, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन। ये हुआ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष। इसी तरह से मध्यम पुरुष भी एक वचन, एक वचन, द्विवचन, एक वचन और यहाँ लिखते हैं द्विवचन। दोस्तों ये समझ लीजिए, एक वचन ये हो गया, द्विवचन ये हो गया और बहुवचन, बहुवचन हो गया। इसी तरह से उत्तम पुरुष भी दोस्तों एक वचन, एक वचन और द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन। ये दोस्तों एक अलग तरीके की रणनीति आपकी बनेगी जब एक ही पंक्ति में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को एक ही पंक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष के आप करेंगे एक ही लाइन में। यानी कि स्थान आप एक ही पेज में कई धातुओं के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों एक ही स्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा धातुओं को लिख करके आप ये क्लियर कर सकते हैं कि किस धातु के
किस पुरुष के किस वचन में क्या बन रहा है, यानी कि क्या सबसे अलग हो रहा है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है दोस्तों। अगर यहां हम देखें प्रथम पुरुष में हन धातु का बनेगा दोस्तों हंति, क्या बनेगा हंति, हतः घ्नन्ति, हंसि हथः, हथ हन्मि हन्वः हन्मः, हन्ति हतः हन्ति, हन्ति हतः घ्नन्ति, हंसि हथा हथ, हन्मि हन्वः हन्मः। ये हुआ दोस्तों हन धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की बातें। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। क्या बनेगा दोस्तों, घ्नन्ति बनेगा। हन धातु का प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा, घ्नन्ति बनेगा। क्या बनेगा, घ्नन्ति बनेगा। रूप कैसे चलेगा दोस्तों, तो हन्ति हतः घ्नन्ति, हन्ति हतः घ्नन्ति। विकल्पे प्रश्न संख्या 1 का विकल्प 2 सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अक्ष प्लस ऊहिनी में कौन सी संधि होती है, बताइए दोस्तों। यहां अक्ष है, अक्ष प्लस ऊहिनी। दोस्तों एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, पहले विकल्प देख लेते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि। आप उत्तर देते चलिए दोस्तों। तब तक कुछ तथ्य इस प्रश्न से संबंधित है, इस प्रश्न से संबंधित कुछ तथ्य को देख लेते हैं दोस्तों। एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, सूत्र है अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम। क्या पढ़ा था, अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम, संख्यानम। दोस्तों उपसंख्यानम का क्या अर्थ होता है, अगर हम कह दें उपसंख्यानम, तो उपसंख्यानम का अर्थ होता है परिगणन करना। उपसंख्यानम का क्या अर्थ होता है दोस्तों, परिगणन करना। परिगणन क्या होता है, परिगणन होता है किसका, अक्ष से परे, अक्षात ऊहिनी, अर्थात अक्ष से परे ऊहिनी शब्द हो तो। यहां दोस्तों अक्ष है, अक्ष के परे ऊहिनी शब्द आ रहा है, सूत्र लागू होगा अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम, अर्थात अक्ष के परे ऊहिनी का ऊ, अर्थात ऊहिनी शब्द होने पर आ और ऊ। यहां दोस्तों है अक्ष, अक्ष प्लस ऊहिनी, अक्ष प्लस ऊहिनी। यहां दोस्तों अक्ष में आ है, अक्ष में छ में क्या है, आ है, प्लस ऊहिनी में ऊ है। आ और ऊ होना चाहिए था ओ, आ और ऊ मिलकर के क्या होना चाहिए था, ओ। अगर आ और ऊ मिलकर के ओ होगा दोस्तों, तो ये बनना चाहिए था अक्षोहिणी। क्या बनना चाहिए था, अक्षोहिणी बनना चाहिए था। लेकिन ये ओ के स्थान पर वृद्धि होकर के दोस्तों औ हो जाता है। क्या होता है, औ होता है, औ हो जाता है। ओ ना हो करके, ओ ना हो करके आ और ऊ मिल करके क्या होता है दोस्तों, औ होता है। क्या होता है, औ होता है, अर्थात वृद्धि होता है। यहां आ और ऊ मिल करके आदि गुणः से, आदि गुणः से, आदि आदि गुणः से आद गुणा से गुड़ हुआ दोस्तों तो ओ बना, लेकिन गुड़ संधि का बाध करके आता है अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम सूत्र। और अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम सूत्र कहता है कि अगर अक्ष के परे, ये अक्ष शब्द है दोस्तों, अक्ष के परे, अक्ष के परे ऊहिनी होगा तो अक्ष का आ और ऊहिनी का ऊ ओ ना हो करके क्या होगा, औ होगा, अर्थात वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। अब यहां दोस्तों अक्ष प्लस ऊहिनी से क्या बनेगा, तो बनेगा अक्षौहिणी। क्या बनेगा, अक्षौहिणी बनेगा। पूर्व पदार्थ संज्ञायामगः सूत्र से ना के स्थान पर ड़ा हो जाता है। किस सूत्र से, तो पूर्व पदार्थ संज्ञायामगः सूत्र है दोस्तों। यानी कि अक्ष धन ऊहिनी बनना चाहिए था अक्षोहिणी। क्या होना चाहिए था दोस्तों, अक्षोहिणी होना चाहिए था।
क्योंकि आ और उ मिलकर के ओ होता है, गुड़ होता है, लेकिन गुड़ संधि का यहां बाद हुआ, ओ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो अक्ष के परे ऊहिनी शब्द है और सूत्र कहता है अक्षाद ऊहिन्याम। अक्ष के परे ऊहिनी शब्द होने पर अक्ष का आ और ऊहिनी का उ, ये दोनों वर्णों की जब संधि होगी तो ओ अर्थात गुड़ नहीं होगा, होगा क्या? औ होगा, यानी कि वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो आ और उ मिलकर के औ होता है। तो आ और उ मिलकर के क्या हो गया? औ हो गया और बना क्या? अक्षौहिणी। अगर गुड़ होता तो अक्षोहिणी बनता, इसीलिए दोस्तों आ और उ मिलकर के अक्षोहिणी नहीं बन रहा है, आ और उ मिलकर के औ हो रहा है, अर्थात अक्षौहिणी बन रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा अक्षौहिणी में कौन सी संधि है? आप कहेंगे वृद्धि संधि। आपसे पूछा जाएगा अक्षौहिणी का विच्छेद क्या होगा? आप कहेंगे अक्ष प्लस ऊहिनी। आपसे पूछा जाएगा ऊहिनी के ना को ड़ा किससे हुआ? तो आप कहेंगे पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः सूत्र से। यह हुआ दोस्तों अक्षौहिणी से संबंधित कुछ तथ्य। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? तो वृद्धि संधि है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते? ये ह्रस्व है दोस्तों, ह्रस्व नहीं होते। ई, उ, री, 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 ए, ओ, ऐ, औ, अंग, आह। कौन सा ह्रस्व नहीं होता दोस्तों? सबसे पहले अगर हम दोस्तों देखें स्वर मात्रिक आधार पर, मात्रिक आधार पर स्वर, मात्रिक आधार पर स्वर, तो ये स्वर दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, पहला है दोस्तों ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। इसको लिखते हैं दोस्तों ह्रस्व दोस्तों हमने कहा मात्रिक आधार पर अगर स्वरों का विभाजन किया जाए तो स्वर तीन प्रकार का होता है। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है दोस्तों ह्रस्व स्वर। पहला क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर। और दूसरा क्या होता है? ह्रस्व स्वर। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? स्वर। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है दोस्तों, तीसरा होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तीन प्रकार के स्वर होते हैं। किस आधार पे? मात्रिक आधार पे। ये जो ह्रस्व स्वर होता है ना दोस्तों, यह एक मात्रिक होता है। इसको हम कह सकते हैं एक मात्रा का। जैसे आ, जैसे आ, ई, उ आदि। दीर्घ स्वर जो होता है ये दो मात्रिक होता है। कितनी मात्रा का दोस्तों? तो दो मात्राओं का। जैसे आ, ई, उ आदि, आ, ई, उ आदि, आ, ई, उ आदि। और प्लुत स्वर जो होता है दोस्तों ये त्रिमात्रिक होता है। त्रिमात्रिक, यहां लिखते हैं तीन, त्रिमात्रिक।
जैसे ओम में ओ 3 मात्राओं का है। तो इस तरह से दोस्तों एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक मात्राओं के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया। तो यहां लिख लेते हैं ओम। ओम त्रिमात्रिक, यानी कि जिन स्वर को उच्चरित करने में एक मात्रा का समय लगता है वह ह्रस्व स्वर है, इसीलिए कहा गया एक मात्रा भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घम उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयस्य। और व्यंजन वर्ण दोस्तों, व्यंजन वर्ण, यह व्यंजन वर्ण त्रिमात्रिक होता है। क्या होता है दोस्तों? व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण ये क्या होता है दोस्तों? अर्धमात्रिक होता है, यानी कि 1/2 मात्रा का होता है, 1/2 मात्रा का होता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है तो ए ओ आई औ, ये 4 स्वर ऐसे हैं, ये 4 स्वर ऐसे हैं जो ह्रस्व नहीं होते। इसीलिए दोस्तों ए ओ आई औ के इन सब के 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता और ह्रस्व ना होने के कारण प्रत्येक के 6-6 भेद कम हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है तो ए ओ आई औ ह्रस्व नहीं होते हैं। दोस्तों इन्हीं को और किन नामों से जानते हैं अगर ये देखें तो इन्हीं को हम कहते हैं मिश्रित स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रित स्वर कहते हैं। ए ओ आई औ को ही मिश्रित स्वर कहते हैं। या और क्या कहते हैं तो इन्हीं को संध्याक्षर कहते हैं, संध्याक्षर। या इन्हीं को संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संयुक्त स्वर कहा जाता है, क्योंकि ए ओ आई औ ये क्रमशः आ ई आ उ आ ए आ ओ के योग से ए ओ आई औ बनता है। इसीलिए मिश्रित स्वर, संध्याक्षर और संयुक्त स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी सही उत्तर होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है। ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है स्पर्श व्यंजनों का, अंतस्थों का, ऊष्म वर्णों का, ऊष्म वर्णों का, स्वरों का। तो दोस्तों ईसत स्पृष्ट, स्पृष्ट का अर्थ होता है दोस्तों स्पर्श करना। स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना, और स्पर्श करने वाले को अगर सूत्र में व्यक्त करें तो कादियो माउशाना स्पर्शा, अर्थात का से लेकर मां तक के व्यंजन वर्ण को हम स्पर्श कहते हैं, और यही स्पर्श स्पृष्ट कहलाता है। और मां की बात दोस्तों आता है या रा ला वा, संस्कृत में इसी को चेंज कर दीजिए या वा रा ला, और यही ईसत स्पृष्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? तो या वा रा और ला, या वा रा ला, ये 4 व्यंजन वर्ण है जिन्हें हम दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या जिनको हम अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। इन्हीं अंतस्थ व्यंजनों का अपर नाम है दोस्तों ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट। तो इस तरह से दोस्तों ईसत का अर्थ हुआ थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना। ईसत का क्या अर्थ होता है? तो ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, और स्पृष्ट का क्या अर्थ होता है? तो स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना। अर्थात ऐसे कौन से व्यंजन वर्ण हैं जो कहीं ना कहीं कम मात्रा में उच्चरित होने वाले स्थानों को स्पर्श करते हैं, तो वो है या वा रा ला।
या दोस्तों ये ताल को स्पर्श करता है लेकिन कम मात्रा में, इसीलिए या को ईसत स्पृष्ट कहते हैं। वा जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, यह थोड़ी मात्रा में स्पर्श करता है दंतोष्ठ को, इसीलिए वा को ईसत स्पृष्ट कहते हैं। रा का उच्चारण स्थान दोस्तों ऋटुर्षाणाम मूर्धा, यानी कि रा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसीलिए रा बोलने पर कम मात्रा में उच्चारण स्थान को स्पर्श करना पड़ता है, इसीलिए दोस्तों रा को भी इस सत स्पृष्ट कहते हैं। और ला को दोस्तों ऋतुलसा नाम दंताहा, अर्थात ला का उच्चारण स्थान दंत होता है, लेकिन जब हम ला को स्पर्श करते हैं, बोलते समय जब हम दंत को स्पर्श करते हैं तो थोड़ी मात्रा में हमारी जिह्वा दंत को स्पर्श करती है, इसीलिए ला को ईसत स्पृष्ट कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजनों का कौन सा प्रयत्न होता है? ईसत स्पृष्ट होता है अंतस्थ व्यंजनों का। तो यहां दोस्तों लिख लेते हैं अंतस्थ व्यंजनों का विकल्प सही होगा अंतस्थ व्यंजनों का। यह स्पष्ट है दोस्तों। यही देख लेते हैं स्पर्श व्यंजनों का स्पृष्ट, ये प्रयत्न क्या होगा दोस्तों? तो स्पृष्ट होगा। क्या होगा? स्पृष्ट होगा। अंतस्थों का क्या होगा दोस्तों? तो ईसत स्पृष्ट होगा। क्या होगा? ईसत स्पृष्ट होगा। ईसत स्पृष्ट होगा। ऊष्म का क्या होता है दोस्तों? तो ईसत विवृत होता है। ऊष्म का क्या होगा? ईसत विवृत प्रयत्न होता है। विवृत प्रयत्न होता है। और स्वरों का क्या होता है दोस्तों? तो विवृत प्रयत्न होता है। विवृतम सर्वस्वराणाम, विवृत सभी स्वरों का प्रयत्न क्या होता है? विवृत होता है। ईसत विवृत ऊष्म वर्णों का होता है, ईसत स्पृष्ट अंतस्थों का होता है, स्पृष्ट स्पर्श व्यंजनों का होता है। तो इस तरह से दोस्तों प्रयत्न में आभ्यंतर प्रयत्न के स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और समृत। समृत किसका प्रयत्न होता है दोस्तों? तो समृत प्रयत्न होता है मात्र और मात्र हर्ष आ का। यही 5 भेद किए गए किसके? तो आभ्यंतर प्रयत्न के। किसके? आभ्यंतर प्रयत्न के। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ईसत स्पृष्ट किसका होता है? तो अंतस्थों का होता है। किसका होता है? अंतस्थों का होता है। अगला प्रश्न दोस्तों स्टडी 91 में डेली यूट्यूब शेड्यूल के अंतर्गत सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेज, 9 बजे इंडियन पॉलिटी, 10 बजे जीके जीएस, 12 बजे रीजनिंग की क्लास, 1 बजे ज्योग्राफी की क्लास, 3 बजे मैथ, 6 बजे अभी आप लोगों ने साइंस की क्लास किया और 7 बजे सभी दोस्त उपस्थित होते हैं संस्कृत की कक्षा में। दोस्तों 8 बजे नितिन सर द्वारा सामान्य हिंदी, करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की कक्षाएं की जाती हैं। तो दोस्तों आप डेली यूट्यूब शेड्यूल के तहत लाइव क्लास प्राप्त कर सकते हैं और जुड़ करके आप क्लास में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा विप्राय गाम ददाति का वाच्य परिवर्तन होगा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? राजा विप्राय गाम ददाति। अगर यहां हम दोस्तों लिखें तो यह है राजा विप्राय गाम ददाति। गाम ददाति। राजा विप्राय गाम ददाति। दोस्तों वाच्य परिवर्तन के नियम में बेहद संक्षेप में हम लोगों ने पढ़ा था 12, 31, 31। इतना याद रखिए। क्या पढ़ा था? 12 पढ़ा था, 31 पढ़ा था, 31 पढ़ा था। 12 को परिवर्तित, 12 से तात्पर्य दोस्तों यहाँ राजा है तो प्रथमा विभक्ति है ना, राजा में परिवर्तित होगा किसमें? कर्मवाच्य में। तो राजा को यानी कि 1 को किसमें परिवर्तित करना है? 3 में। राजा का तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्ञा होगा। राजा, राजा, राजानम, राज्ञा। तृतीया विभक्ति राजा यहाँ 1 लिखते हैं, राजा को लिखते हैं 1 और राज्ञा को लिखते हैं 3, यानी कि राजा में प्रथमा विभक्ति क्योंकि कर्तृवाच्य है, राज्ञा
में तृतीया विभक्ति, क्योंकि कर्मवाच्य है। यहाँ विप्राय को जस का तस उतार लेते हैं दोस्तों, विप्राय को जस का तस उतार लेते हैं। अब बताइए यहाँ गाम है, गाम मतलब यहाँ दो है ना, गाम मतलब कर्म हुआ ना, गाम मतलब कर्म हुआ, रूप कैसे चलेगा दोस्तों, गौ। अगर गो शब्द का रूप आपको चलाना हो यहाँ तो ये गौ रूप चलता है, गौ गावो गावह रूप चलता है। और जब द्वितीया विभक्ति में आएंगे, यानी कि द्वितीया विभक्ति एक वचन में, तो बनेगा गाम गावो गाह। गो शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में गौ गावो गावह, गाम गावो गाह, ये रूप चलता है दोस्तों। तो ये गाम को क्या करेंगे आप, यानी कि द्वितीया को किस में परिवर्तित करेंगे, प्रथमा में, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, गौह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गौह बन जाएगा। ये अनुस्वार नहीं रहेगा दोस्तों, अनुस्वार नहीं रहेगा। अब आइए देखिए, गौह बन गया ये प्रथमा में। ददाति को दीयते, ददात परिवर्तित होगा तो क्या बनेगा दोस्तों, दीयते बनेगा। इसको डिलीट करते हैं, दीयते, दीयते। अब मिलान करते हैं दोस्तों कि कौन सा विकल्प सही है। राज्ञा तृतीया हो गया, विप्राय जस का तस, गाम यहाँ द्वितीया ही है, दोनों होना क्या चाहिए था, एक होना चाहिए था। यहाँ 3 है, विप्रेण यहाँ दोस्तों हो गया, विप्राय होना चाहिए था, इसलिए यहाँ 2 है, ये गलत उत्तर होगा, ये गलत उत्तर होगा। यहाँ देखते हैं राज्ञा मतलब यहाँ 3 है, विप्रेण हो गया, गलत हो गया दोस्तों। राज्ञा यहाँ 3 है, विप्राय गौ यहाँ 1 है, 31, 3 और 1 क्या हो गया, 31, यानी कि कर्मवाच्य। क्या होगा दोस्तों, कर्मवाच्य हुआ। तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते इसमें कैसे आप करते हैं, अगर कर्मवाच्य यहाँ लिखा है, आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, तो 12 को 31 में परिवर्तित कर दीजिए, 1 को 3 में। यहाँ लिखते हैं 12, यहाँ लिखते हैं 31, यानी कि कर्ता को तृतीया विभक्ति में और कर्म को प्रथमा विभक्ति में। एक बार फिर से समझते हैं, कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्मवाच्य का कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्तृवाच्य का कर्म द्वितीया विभक्ति में, कर्मवाच्य का कर्म प्रथमा विभक्ति में। क्योंकि कर्तृवाच्य का कर्ता प्रधान होता है, इसलिए प्रधान में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। जब भी वाच्य परिवर्तन करिए आप, मान लीजिए यहाँ राज्ञा दिया होता तो आप प्रथमा में परिवर्तित करते, 3 को 1 में कर देते, यहाँ आप लिखते 3, यहाँ लिखते 2, यानी कि 3 को परिवर्तित करते 1 में, 1 को परिवर्तित करके 2 में, 1 से 2 से तात्पर्य क्या है, तो तृतीया को परिवर्तित करते प्रथमा में और प्रथमा को परिवर्तित करते द्वितीया में, और वाच्य परिवर्तन क्या होता, तो ये होता कर्तृवाच्य, ये होता कर्मवाच्य। स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों, आशा करते हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 5 का विकल्प डी सही उत्तर होगा, विकल्प डी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न दोस्तों, सखी शब्द का द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है। द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप दोस्तों, सखी शब्द का रूप चलता है सखा सखायो सखाया, सखायम सखायो सखीन। रूप क्या चलेगा दोस्तों, रूप चलता है सखा। और दोस्तों विगत कक्षा में हमने सखा को सखी कर दिया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। रूप बनता है सखा सखायो, सखा सखायो सखाया, सखा सखायो सखाया। प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। आइए दोस्तों द्वितीय विभक्ति देखते हैं, तो सखायम सखायो, सखायो, सखा सखायो सखाया, सखायम सखायो सखीन। ये हुआ दोस्तों प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति के रूप। सखा सखायो सखाया, सखायम सखायो सखीन। और पूछा जा रहा है द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप, क्या होगा, सखाय। मिला लेते हैं दोस्तों, सखीम सखीन सखी सखायम। डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा सख शब्द का। इसके
इसके अलावा भी दोस्तों अगर सख शब्द का रूप देखें तो सख शब्द का रूप है अन्यत्र सखी सख्यौ सख्या रूप भी चलता है। सखी सख्यौ सख्या, सख्यम सख्यौ सख्या रूप भी चलता है, तो स्मरण रखिए दोस्तों। लेकिन यहाँ सख शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? सखायम होगा। क्या होगा? सखायम होगा। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, युष्मद शब्द, युष्मद सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो बता दोस्तों यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत युष्माकम युष्मासु, यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत पंचमी विभक्ति युष्मत युष्माकम युष्मासु। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? युष्मत विकल्प सही उत्तर होगा। एक बार आप हमारे साथ बोलिए, यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत युष्माकम युष्मासु। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो इस तरह से विकल्प सही होगा युष्मत। कौन सा विकल्प सही होगा? तो युष्मत विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 7 का विकल्प 1 सही उत्तर होगा। पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप बनेगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है दोस्तों, असौ असौ अमु अमी ये किस प्रातिपदिक के रूप हैं? असौ अमु अमी किस प्रातिपदिक के रूप हैं? इदम शब्द के पुल्लिंग में, अदस शब्द के पुल्लिंग में, इदम शब्द स्त्रीलिंग, इदम शब्द के नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? असौ अमु अमी दोस्तों रूप चलता है अदस शब्द का, जिसका अर्थ होता है वह। अदस शब्द, अदस का अर्थ क्या होता है? वह। असौ अमु अमी, अमुम अमु अमून पुल्लिंग में रूप चलता है दोस्तों ये। तो क्या बनेगा दोस्तों? ये असौ अमु अमी ये दोस्तों है पुल्लिंग शब्द। अदस शब्द का पुल्लिंग में क्या बनेगा? असौ अमु अमी, अमुम अमु अमून बन जाएगा दोस्तों। यहां अगर लिख लें द्वितीय विभक्ति अमुम अमुम अमू अमून, ये हुआ दोस्तों पुल्लिंग। अदस शब्द के पुल्लिंग का रूप क्या बन जाएगा? असौ अमु अमी, अमुम अमु अमून, अमुम अमु अमून। और दोस्तों अगर इसी को अदस शब्द के स्त्रीलिंग को अगर इसी में देख लें दोस्तों तो रूप चलेगा असौ अमु अमूह, अमूम अमु अमूह। ये हुआ स्त्रीलिंग का। अगर इदम शब्द के रूप को देख लें, इदम शब्द के रूप को, इदम शब्द पुल्लिंग तो अयम इमौ इमे, इदम शब्द का रूप चलेगा पुल्लिंग में अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान। और स्त्रीलिंग में इदम शब्द का स्त्रीलिंग में रूप चलता है इयम इमे इमाह, इयम इमे इमाह, इमाम इमे इमाह। और नपुंसक लिंग में इदम इमे इमान, इदम इमे ईमान रूप चलता है। तो इस तरह से असौ अमु अमी विकल्प भी सही उत्तर होगा। अदस शब्द पुल्लिंग, अदस शब्द पुल्लिंग। दोस्तों यूपीएसएससी पेट 15 मार्क टेस्ट का नया बैच प्रारंभ है। आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं या इन नंबरों पर संपर्क करके समस्या अगर कोई हो रही है तो उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वर्गों में केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में है? सखा, हरि, दारा, महिमा, सविता, अंजलि, राम, भारिया, सीता, मधुरम, आम्र, फल। बताए कौन सा विकल्प सही होगा केवल और केवल पुल्लिंग का? कौन सा शब्द होगा दोस्तों? तो सखा, हरि और दारा। ये सखा, सखा, सखायु, सखाया पुल्लिंग में चलता है सखी शब्द का दोस्तों। तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। हरि और दारा ये तीनों दोस्तों पुल्लिंग में है। किस में है? पुल्लिंग में है। तो विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप है? भानौ, ज्ञाने, दधने, हरि। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए। प्रश्न संख्या 10 का कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 10 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो भानव बनेगा नहीं दोस्तों, ज्ञाने बनेगा नहीं, दधने विकल्प चतुर्थी विभक्ति एक वचन का।
दधि दधनी दधीनी, दधि दधनी दधीनी, दधना दधने दधना, दधना रूप चलता है दोस्तों एक वचन में। तो दधि दधि दधना दधने, चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा? दधने बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न संख्या 10 का कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में चतुर्थी विभक्ति के रूप किस वर्ग में है? चतुर्थी विभक्ति बताइए। कह का, तो ये प्रथमा विभक्ति का है दोस्तों। तम ताम द्वितीय विभक्ति का है। तस्याम तस्याह और तस्मै ताभ्याम। बताइए चतुर्थी विभक्ति किसमें है दोस्तों? तो तस्मै में चतुर्थी विभक्ति है, ताभ्याम में चतुर्थी विभक्ति है। तस्याह ताभ्याम ताभ्याह, यह दोस्तों स्त्रीलिंग है और यह ताभ्या क्या है? स्त्रीलिंग है। ताभ्या क्या है? स्त्रीलिंग है। तस्मै क्या है? तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग है। पुल्लिंग भी हो सकता है और नपुंसक लिंग भी हो सकता है। नपुंसक लिंग भी हो सकता है दोस्तों। इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, माता रूप का मूल शब्द है। आकारांत है, अकारांत है, इकारांत है, ऋकारांत है। माता, माता शब्द दोस्तों इसका मूल रूप अगर देखें दोस्तों तो क्या होगा? मातृ होगा। क्या होगा? मातृ होगा। और प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप चलता है माता। माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृ रूप चलता है। तो यहाँ दोस्तों माता मातृ ये ऋकारांत है, ऋकारांत शब्द है, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर होगा। ऋकारांत, ऋकारांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी नितिन सर द्वारा हिंदी व्याकरण की कक्षा जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण का नया बैच प्रारंभ है जिसे आप चाणक्य बैच के नाम से जानते हैं। तो चाणक्य बैच आप दोस्तों ले सकते हैं हिंदी व्याकरण का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐतिहासिका में प्रकृति प्रत्यय है। ऐतिहासिका में कौन सा प्रकृति प्रत्यय क्या होगा दोस्तों? बताइए ऐतिहासिका में प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? यहां दोस्तों अगर हम देखें या ऐतिहासिका बना कैसे है दोस्तों, तो ऐतिहास प्लस ठक, ऐतिहास प्लस इक, इतिहास प्लस ठक, इति प्लस हासिक। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो यहां दोस्तों ठक प्रत्यय है दोस्तों। ठक क्या है? तो ये ठक प्रत्यय है। ठक में ठा शेष रहता है, ठा शेष रहता है और इस ठा को दोस्तों इक हो जाता है। ठा को इक हो जाता है, इक हो जाता है। अब दोस्तों इसके आदि स्वर को वृद्धि हो जाता है। आदि स्वर को क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। आदि स्वर को, आदि स्वर को वृद्धि होता है, वृद्धि होता है। अब दोस्तों बताइए यहां अगर हम देखें इतिहास प्लस ठक विकल्प सी सही है। ठीक है, यहां लिखते हैं इतिहास, क्या लिखते हैं? इतिहास लिखते हैं। और यहां लिखते हैं ठक, ठक में का लोप हो गया दोस्तों तो बना इतिहास, इतिहास प्लस ठा, का हलंतम से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप, तो का लोप हो गया, बचा ठा। ठा को एक सूत्र दोस्तों ठस्य कह, एक सूत्र है ठस्य कह। ये कहता है दोस्तों ठा के स्थान पर इक आदेश होता है, तो यहां हमने ठा के स्थान पर इक आदेश कर दिया, इक आदेश कर दिया। अब यहां दोस्तों इतिहास, इतिहास और इक प्लस इक हुआ, इतिहास प्लस इक हुआ। यहां ई की मात्रा अगर सा के पहले आएगा तो ये बन जाएगा इति हा, और सा के पहले ई की मात्रा शी के,
तो बन गया ऐतिहासिक। क्या बन गया? ऐतिहासिक। लेकिन दोस्तों जहां ठक प्रत्यय जुड़ता है ना, इसमें जो आदि स्वर है उसको वृद्धि हो जाता है, तो ई के स्थान पर वृद्धि क्या होगा? ऐ होगा। तो बन जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ये बना आपका ऐतिहासिक शब्द। तो इतिहास प्लस ठक ऐतिहासिक, इतिहास प्लस ठक ऐतिहासिक। किस सूत्र से? ठस्य का सूत्र से। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठक में इक, ठा के स्थान पर इक आदेश होता, ठक में ठा बचेगा। और ये दोस्तों भाववाच्य बनाने के लिए किया जाता है, भाववाचक है संज्ञा बनाने के लिए ठक प्रत्यय का प्रयोग यहां लिख लेते हैं। ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है, संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है, बनाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? ठक प्रत्याहार, ठक प्रत्यय का प्रयोग। ठक में ठा शेष बचता है, ठा के स्थान पर ई का आदेश होता है, और जो आदि स्वर होता है उसको वृद्धि हो जाता है, तो इतिहास से बनेगा ऐतिहासिक। इतिहास से क्या बनेगा? ऐतिहासिक बनेगा। इतिहास प्लस ठक ऐतिहासिक। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों उसी तरह से साप्ताहिक। साप्ताहिक देखिए यहाँ हाफ के पहले ई है, का है, यानी कि ठक प्रत्यय लगा हुआ है। जहां दोस्तों अंत में इक होगा, ठक प्रत्यय लगा होगा भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, तो विकल्प कौन सा विकल्प सही होगा? सप्ताह प्लस हिक, सप्ताह प्लस ठक, सप्ताह प्लस इक, उपर्युक्त सभी, तो सप्ताह प्लस ठक, सप्ताह प्लस ठक। अब यहां दोस्तों अगर हम लिखें सप्ताह, सप्ताह प्लस ठक, सप्ताह प्लस ठक, ये बनेगा दोस्तों सप्ताह प्लस ठा, का इत संज्ञा और तस्लोप से लोप, ठा बचा, फिर ठा को ठसे का से इक आदेश होता है दोस्तों, तो बन जाएगा सप्ताह, सप्ताह धन इक, और ये हो जाएगा सप्ताहिक। क्या बनेगा? सप्ताहिक। लेकिन दोस्तों ठक प्रत्यय जहां जुड़ता है उसके आदि स्वर को, तो आदि स्वर सा का आ है, इसीलिए दोस्तों वृद्धि हो जाएगा, तो बन जाएगा साप्ताहिक। क्या हो जाएगा? साप्ताहिक बनेगा। इस यहां लिख लेते हैं दोस्तों आदि वृद्धि, आदि स्वर को वृद्धि होकर, वृद्धि होकर, आदि शब्द को वृद्धि होकर के क्या बना? साप्ताहिक बना। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प भी सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न नायिका का संधि विच्छेद, नायिका का संधि विच्छेद। नि प्लस अकह, नौ प्लस अकह, नी प्लस नय प्लस अकह, ने प्लस अकह। दोस्तों यहां अगर हम नायिका को लिखें तो हम लिखते हैं ना, आ, या, आ, का, आ और विसर्ग, ये हुआ नायिका। यहां दोस्तों आय आ रहा है ना, आय आ रहा है ना, और हमने कहा था अयादि संधि में, अयादि संधि में क्या क्या आएगा दोस्तों? आय आएगा, औ आएगा, आय आएगा, आओ आएगा। यहां दोस्तों आय मिल रहा है ना, ये आय मिल रहा है ना, तो कौन सी संधि हो गई? नायिका। ये अयादि संधि हो गई। नायिका में संधि विच्छेद होगा नय प्लस अकाह, ऐ के स्थान पर। ये दोस्तों ऐ किसके स्थान पर होता है? ए के स्थान पर। औ किसके स्थान पर होता है? ओ के स्थान पर। आय किसके स्थान पर होता है? ऐ के स्थान पर, ऐ के स्थान पर, ऐ के स्थान पर आय, और औ के स्थान पर आओ होता है। तो इस तरह से दोस्तों बना नय प्लस अकह नायिका। कौन सी संधि है? अयाद संधि। सूत्र कौन सा? एचो यवा यावह, एचो यवा यावह। तो इस तरह से दोस्तों आए आओ, आए आओ अगर कहीं उदाहरण में दिखते हैं तो वह ए ओ आई औ के स्थान पर हुए हैं। विच्छेद में ए ओ आई औ देखना होगा, और संधि युक्त उदाहरण में ऐ औ आय आओ देखना होगा। जैसे नाय में, नायकह में आय आ रहा है, इसलिए ये अयाद संधि का उदाहरण है। पावकह,
आओ आ रहा है, इसलिए दोस्तों अयात संधि का उदाहरण होगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अक्षरा काढ़ा, आंख से काना है। इसमें अक्षरा शब्द के साथ तृतीया विभक्ति किस सूत्र से लगा है? सहयुक्ते प्रधाने एनांग विकारः अपवर्गे तृतीया हेतु। बताइए कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? प्रश्न संख्या 16 में तो एनांग विकारः। और एनांग विकारः सूत्र कहता क्या है कि विकारी के जिस अंग में विकार का होना पाया जाता है उस अंग विशेष में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। आंख में दोस्तों अक्षरा और रूप चलता है अक्षी अक्षरा, रूप चलता है। तृतीया में क्या बनता है? अक्षरा, अक्षी अक्षिणी अक्षीणी, अक्षी अक्षिणी अक्षीणी, अक्षरा रूप बनता है दोस्तों। यानी कि काढ़त्व किसमें है? आंख में है। अंग विशेष क्या है? आंख है। आंख में विकार का होना पाया जाता है, इसलिए आंख में अक्ष में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। रूप क्या होगा? अक्षरा होगा। किस सूत्र से होगा? एनांग विकारा से होगा। किससे होगा? एनांग विकारा से होगा। 16 का बी सही उत्तर है दोस्तों। नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की हैंड रिटन ई बुक्स दोस्तों आप ले सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। परस्मैपदी देने के अर्थ में दा धातु से प्रथम पुरुष से बहुवचन में रूप बनेगा। ददाति, ददंती, ददति, ददसी। दोस्तों दा धातु का बहुवचन में रूप बनेगा। अगर देखें दोस्तों दा धातु का रूप है, दा धातु का रूप लट लकार में, तो रूप बनेगा ददाति, ददाति, दत्तः, ददति। और दोस्तों ददति सही उत्तर है। ददति क्या है? सही है। अगर यहां दोस्तों ददंती दे दिया जाए, ददंती, तो दोस्तों पठंती बनता है, चलंती बनता है, हसंती बनता है, गच्छंती बनता है, लेकिन ददंती नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। क्या बनता है? ददति बनता है। तो आप एक बार बोलिए ददाति, दत्तः, ददति, ददाति, ददाति, दत्तः, ददति, ददाति, दत्तः, ददति। ददति बनेगा, ददंती नहीं बनेगा। ददति बनेगा। किस वचन में बनेगा? बहुवचन में बनेगा। किस पुरुष में बनेगा? प्रथम पुरुष में बनेगा। किस लकार में बनेगा? लट लकार में बनेगा। किस धातु में बनेगा? दा धातु में बनेगा। किस रूप में बनेगा? तो परस्मैपदी में बनेगा। इतने प्रश्न दोस्तों एक रूप से मिल सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए, ददति किस में बनेगा? बहुवचन में बनेगा। किस पुरुष में बनेगा? प्रथम पुरुष में बनेगा। किस लकार में बनेगा? लट लकार में बनेगा। किस धातु में बनेगा? दा धातु में बनेगा। दा धातु के किस रूप में बनेगा? तो परस्मैपदी रूप में बनेगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 17 का कौन सा रूप सही होगा? तो सी विकल्प सही उत्तर होगा। सी विकल्प। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न, किरातार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं? पाशुपत अस्त्र, चक्र, गदा या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? कि किरातार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं? तो पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। किसकी? पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। प्रश्न संख्या 18 का विकल्प सही उत्तर होगा। और 19वां प्रश्न दोस्तों, पयः शब्द है। बताइए पयः शब्द है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है? कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? पयः शब्द है, पयस का रूप चलता है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ एक बार लिखते हैं दोस्तों, पयः, पयसी, पयांसी, पयः, पयसी, पयांसी, ये रूप चलता है दोस्तों। प्रथमा
यानी कि प्रथम पुरुष और प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष नहीं दोस्तों, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में क्या बनता है? पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी। क्लियर है दोस्तों? पयः शब्द क्या हो गया? नपुंसक लिंग हो गया। क्या हो गया? नपुंसक लिंग हो गया। सी विकल्प सही उत्तर है पयस्य। पयः रूप किस में बनेगा? तो पयः प्रथमा विभक्ति के प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा, एक वचन में बनेगा। किस लिंग में बनेगा? तो नपुंसक लिंग में बनेगा। किस में बनेगा? नपुंसक लिंग में बनेगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा कि पयः पैसी पयांसी, पयः पैसी पयांस रूप चलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है गुरु शब्द के षष्ठी एक वचन में रूप होता है। गुरु शब्द, गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे, गुरुह गुरुह गुरु ही गुरु रूप चलता है दोस्तों। तो गुरुड़ा गुरुवे गुरुह गुरु गुरोह बनेगा। पंचमी और षष्ठी में क्या बनेगा? गुरोह बनेगा। किसका? गुरु शब्द का। गुरु शब्द का क्या रूप बनेगा दोस्तों? तो गुरोह बनेगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 20 का विकल्प सी सही होगा। रूप एक वचन में चलेगा गुरु शब्द का। गुरुह गुरुम गुरुड़ा गुरुवे, गुरुह गुरुह गुरु ही गुरु, यानी कि प्रश्न संख्या 20 का विकल्प सी सही उत्तर है। और ये था दोस्तों आज की प्रश्न श्रृंखला। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। मिलते हैं कल पुनः सायंकाल 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ रात्रि।